A very good evening and my hearty wishes on the happy Independence Day to all the dignitaries, guests and participants. I feel pleasure to extend my warm welcome to all present here in the interest of this lecture series on the National Movement for Women, which is organized by Shakti. Now it's a matter of immense pleasure that we have with us Dr. Swarnlata ji, who is the coordinator of this program, and she's the only one who has taken the initiative to organize this wonderful and meaningful program in the interest of the women. So with this, I would like to first of all invite Dr. Swarnlata ma'am to please come and address the gathering with your precious inputs. Over to you, Swarnlata ma'am. Thank you. अलका जी, आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज हम सभी लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज भारत माता जो हमारी माता है और हम सभी इस पावन दिन पर एक बहुत ही अच्छे प्रोग्राम के साथ जो कि क्रिमिनोलॉजी के एक्सपर्ट हैं वो आज अपना एक परिवेशन देंगे और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेशन को बनाने का दायित्व मुझे सेंट्रल शक्ति ने दिया था, जो हमारी टीम में कोऑर्डिनेटर बिंदु जी हैं और हमारे जो प्रेसिडेंट सुधा जी हैं, हमारी जनरल सेक्रेटरी अंकिता जी हैं और साथ में एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी हैं, जिन सभी के कोऑर्डिनेशन के साथ ही मैं इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने के लिए में सफल हो पाई। आज हमारा ये 4th लेक्चर है जिसमें क्रिमिनोलॉजी एक्सपर्ट जो है सुनंदा देगे जी, जो कि हमारे स्टेट की पहली लेडी है, वो इसको वुमेन से रिलेटेड वुमेन क्रिमिनोलॉजी में क्या करें और लीगल एस्पेक्ट पर क्या हो सकता है, किस तरीके से वो करेंगे, इन चीज़ों पर वो हमें अपना वक्तव्य देंगे और वो हमें बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। इस शक्ति का जो मेन मोटो है कि वुमेन मूवमेंट, इसका मेन मोटो है। इस वुमेन मूवमेंट में वुमेन अपने नेशन को कंट्रीब्यूट किस तरीके से कर सकती है, तो उसमें बहुत सारे जो हमारी ऑलरेडी वुमेन कंट्रीब्यूट कर रही हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया जाए, जिसका विचार मेरे मन में आया। तो मैंने कहा ये प्लेटफॉर्म देखते हैं कि वो क्या कर रही है, पब्लिक में आए, जिससे कि वो जाने कि क्या हो सकता है और वो किस जगह पे दे रही है, उसमें और बूस्टअप करने के लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग YouTube पे जो अपलोड करेंगे, उससे हमारी जो वुमेन शक्ति में जो वुमेन है वो सोसाइटी में किस तरीके से सर्व कर रही हैं, क्या क्या वर्क कर रही हैं, किस तरह की वुमेन शक्ति का काम है और उसमें जो कंट्रीब्यूशन है, उसमें जो स्पेसिफिसिटी है, उनकी जो स्पेशलिटीज है, उनकी जो एक्सपर्टीज है, वो एक्सपर्टीज और कैसे एनहांस हो सकती है, कैसे उसमें हम नेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज की शुरुआत की गई थी। और इस सीरीज की शुरुआत करने के लिए मैं नेशनल कमेटी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी और मैं इसको अभी 4th चल रहा है और सभी का सहयोग रहा और बहुत अच्छे से हुआ है। सभी के सहयोग से मैं इस कर पाने में समर्थ हो पाएगी और इस आज का विषय सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अपने यहाँ सिर्फ एक ही तरीके का है। इस तरीके का जो सब्जेक्ट है वो 80% है हमारे यहाँ पूरी शक्ति में, ऑल ओवर द कंट्री। पूरे 22 यूनिट्स है, उसमें सिर्फ 1% इस तरीके के, जिसकी वजह से हम लोग कुछ समझ पाएंगे, सोच पाएंगे और हमारे कंट्री में लोग समझ पाएंगे कि और जो वुमेन शक्ति है वो लोग समझ पाएंगे। तो इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करना, इस प्लेटफॉर्म में कोऑर्डिनेट करना, सबको एक साथ लाना और उनकी एक्सपर्टीज को पब्लिक में प्लेस करना, यही इसका और इसके थ्रू जो हम कर सकते हैं, अपना छोटा सा एक बहुत छोटा सा प्रयास है कि शक्ति के मेंबर्स को पब्लिक में लाना और उनकी चीजों को पब्लिक तक दिखाना
जिससे कि वो समाज में और इसमें हमारे आसपास जो है हम क्या करें और कैसे करें और किस तरीके से कर सकते हैं, वो सीख सके, वो जान सके और हमारे कंट्रीब्यूशन को समझ सके. Thank you so much, Alka ji. You have given the opportunity to say a few words. Thank you so much. Over to you. Thank you, ma'am, for such an enlightening words. It was indeed a privilege to hear you. Thank you so much. Now, I feel honored that I have been given the opportunity to host this program, and in this regard, I extend my sincere gratitude to Swarnalata ma'am, Professor Ankita ma'am, Bindu ma'am, Sushma ma'am, and all the entire organizing team. Thank you so much. Now, as per the traditions of Shakti, first we have to offer prayer before we proceed towards our program. So in this regard, I would like to invite Dr. Shashi Bala ma'am from... Shashi Agarwal ma'am. Sorry, Shashi Agarwal ma'am. She is an associate professor in DG College Kanpur to offer prayer, and after that we will proceed towards our technical session. Over to you, Shashi ma'am. Okay ma'am. Ma'am, सुनाई दे रहा है? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaye Purnamevavashishyate ईशावास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्वनं विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्या मृत्युं तीर्वा विद्यया मृत्युमश्नुते. ओम शांति शांति. Thank you, Shashi ma'am, for offering prayer in such a beautiful voice. Thank you so much. Now, we proceed towards our technical session, and I'm profusely elated to take the opportunity to, as the moderator of this program, on behalf of Shakti, to introduce the guest speaker and the resource person of the session. And before that, I would like to say that our Shakti is implementing many women movement programs across all over the works, all areas of work. And they are trying to engage with women movement to help them increase their efficiency, such as by sharing knowledge on the women rights and successful advisory practices. Shakti is also providing support in building communication leaderships and offering skills in women. Today, in this regard, and a step towards the national movement for women, Shakti has invited Professor Sunanda Denge ma'am. She is well known to all of us as she is a consulting forensic expert. She merely needs any introduction because she is very well known to all of us. She is also the National Vice President of Shakti and is the living example of selfless service to the nation. And she is a practical woman of action. She has been working as independent forensic expert since last 28 years for different departments such as Central Ministry of Defense, Ministry of Finance, and Government of India. She is also actively involved in consulting cases related to scientific investigations. She has to her credit more than 30 research papers and articles in various national and international journals. And she has also received many fellowship awards from various organizations, including CSIR and UGC. Besides this, for her outstanding performance and excellent work, she has been conferred with many prestigious awards, including CG State Honor in the year 2010. With this, I invite you, ma'am, on this web platform
to give your precious inputs to all present here and share your expertise with us. Thank you, ma'am. Over to you. Over to Sunanda, ma'am. नमस्कार। नमस्कार मैम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ द फिजिकल एविडेंस इन कोर्ट ट्रायल्स। कोर्ट ट्रायल की जब हम बात करते हैं तो हम मीडिया ट्रायल को कैसे भूल सकते हैं, और मीडिया ट्रायल तो आज आप डेली अखबारों में, सोशल मीडिया में आपको दिखाई दे ही रहा है। ये बात है उन दिनों की, 26 अगस्त 1978 दिल्ली में संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा दो भाई बहन थे जो कि एक नेवल ऑफिसर के बच्चे थे, किडनैप हुए और फिर इनका मर्डर हुआ। अगर हम रिसेंट टाइम की पीरियड की बात करें तो वो ऐसा केस था जिसने फॉरेंसिक साइंस को या फिजिकल एविडेंस को लाइमलाइट में लाया और लोगों ने समझा कि ब्लड स्टेन की या फिर पीएम रिपोर्ट की या फिर व्हीकल की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है एक ट्रायल में। तो इसी तरह की चीजों के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। अभी रिसेंट में एक बहुत फेमस केस हुआ बॉलीवुड में, सुशांत सिंह राजपूत वाला, इनके सुसाइड को लेके या जो भी केस हुआ, ऑफेंस हुआ, उसको लेके कई तरह की बातें हो रही हैं। तो हम सब लोगों को कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सी घटनाएं घटती हैं, बहुत से अपराध होते हैं और जाने अनजाने में हम उसके किसी ना किसी तरीके से उससे एसोसिएट भी हो सकते हैं। तो वो कौन से ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनको हमें रखने पर जो फिजिकल एविडेंस की जो एविडेंशियल वैल्यू है वो इंटैक्ट रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फॉरेंसिक साइंस क्या है। फॉरेंसिक साइंस को फेमस किया सर आर्थर कॉनन डॉयल ने, जिनके एक फिक्शियस कैरेक्टर थे शर्लॉक होम। शर्लॉक होम के जरिए उन्होंने लगभग शायद 1878 की बात होगी कि उन्होंने एक ऐसी स्टोरी सीरीज शुरू की जिसमें इंपॉर्टेंस बताया गया था फिंगरप्रिंट का, ब्लड स्टेन का या ट्रेस एविडेंसेस का। उसके बाद फॉरेंसिक साइंस डेवलप हुआ और फॉरेंसिक साइंस को साइंटिफिक मेथड और लॉ का यूटिलाइजेशन माना गया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। इस तारतम्य में हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो सबसे पहली बार कोर्ट ट्रायल पेश हुआ, जो कि पूरा बेस था फिजिकल एविडेंस पर और फॉरेंसिक साइंस इन्वेस्टिगेशन पे, वो रिपोर्टेड हुआ 1939 में पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। ये एक ऐसा केस था जिसमें पुरी के रेलवे स्टेशन में एक डेड बॉडी मिली ट्रंक में, जो कि बाद में पता चला कि डिजीज जो था वो किसी से अपने पैसे वसूलने गया था, वहां पर उसका मर्डर हुआ। इसमें वो टोटल जो जिन एविडेंस के बारे में बात की गई वो थे हैंडराइटिंग थी, फिर उसके अलावा ट्रंक था जो कि बॉडी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हुआ था, ब्लड स्टेन थे। तो पहली बार इंडिया के अंदर 1939 में फॉरेंसिक साइंस पर बेस्ड एक ट्रायल हुआ जिसमें जो एक्यूज था पकाला नारायण स्वामी, उसको कन्विक्ट किया गया। हम अगर समझना चाहें कि ऑफेंस क्या है या कहीं अपराध हुआ है तो उसके इन्वेस्टिगेशन के पार्ट क्या होते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज आती है 5W। 5W मीनिंग हु, व्हाट, व्हाई, वेयर एंड व्हेन। और जब ये 5 आपको कंपोनेंट W के मिल जाते हैं तो नेक्स्ट चीज जो डेवलप होती है वो होती है हाइपोथेसिस, जो कि मॉडस ऑपरेंडी होती है। अगर हम पहले W की बात करते हैं, हु इज इन्वॉल्व, तो हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्ट की बात होती है कि प्रोबेबल हमारे सस्पेक्टेड पर्सन कौन हो सकते हैं। सपोज एक आइसोलेट प्लेस में एक स्कूल है जहां पे एक फीमेल टीचर पढ़ाने आती है और एक दिन उसकी बॉडी मिलती है, तो आप सस्पेक्टेड पर्सन वो कौन हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो यूज कर रही है, उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और जो लोग बैठे हैं उनमें सवार कोई व्यक्ति हो सकता है, उसे देखने वाले कोई जो उस एरिया के हैं, स्पेशली जो टी स्टॉल्स होते हैं उनमें से कोई हो सकता है। तो ये
प्रोबेबल जब स्टार्ट होता है कि प्रोबेबल सस्पेक्टेड कौन हो सकते हैं, तब ये हु वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। नेक्स्ट होता है व्हाट एग्जैक्टली डू दे डू। ये सारी चीजें हमें मिलती हैं क्राइम सीन से, जिसमें हम एविडेंस की बात कर रहे हैं। थर्ड होता है व्हाई डू दे डू दिस, मोटिव, कि आपका ऑफेंस करने का मोटिव क्या है, लूट करना है या सेक्सुअल ऑफेंस है या एक सडन प्रोवोकेशन है, ये वाई में आता है। नेक्स्ट इसमें आता है वेयर, कहाँ हुआ, तो सीन ऑफ ऑकरेंस। नेक्स्ट है व्हेन, तो एग्जैक्ट टाइम ऑफ क्राइम, तो ये रिपोर्टिंग पर भी बेस करता है, टाइम ऑफ डेथ असर्शन पर भी होता है। और इसका लास्ट फिर जो डेवलप होता है वो हाइपोथेसिस या मॉडस ऑपरेंडी, आपका क्राइम कमिट करने का तरीका क्या था। और जो हैबिचुअल क्रिमिनल होते हैं इनकी पूरे डेटा, इनकी पूरे रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे पास में, जिससे हम ये सर्टेन कर सकते हैं कि ऐसा कोई प्रीवियस हैबिचुअल ऑफेंडर ने कोई ऑफेंस किया तो नहीं है। नेक्स्ट इसमें आता है पोस्ट सीन, पोस्ट सीन एविडेंस यानी प्रोसेसिंग, जिसमें कॉज, मैनर, टाइम ऑफ डेथ हमको सर्टेन करना जरूरी होती है। सबसे पहले किसी भी ऑफेंस का जो स्टार्ट होता है वो होता है एफआईआर। एफआईआर ऐसा है कि एफआईआर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, पर आप बाई नेम एफआईआर कर सकते हैं, एक्यूज खुद भी कर सकता है कि मेरे से ये हो गया, अपराध हो गया। कई बार होता है कि हमने बस्तर जैसे एरिया में देखा हुआ है कि कटा हुआ सिर ले जाकर पुलिस थाने में उन्होंने जमा किया कि मैंने अपनी वाइफ का सिर काट दिया। सेल्फ डिफेंस में अगर मुझसे कोई ऑफेंस होता है तो मैं करा सकती हूँ। और एक अननोन भी हो सकता है टेलीफोनिक, कि टेलीफोन द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ ऐसी ऐसी बॉडी मिली है या लूट हो गई है या व्हाटएवर। तो ये होता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि आप किस तरीके से एफआईआर करते हैं। इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है उसमें पुलिस को अपनी जो डेली डायरी होती है, जिसे हम रोजनामचा बोलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसमें सारी डिटेल्स उनको डालनी होती है, जिसमें जो आपकी व्हीकल है उसका नंबर, आपकी टीम क्या है, उनके पूरे डिटेल्स, जिसमें लिखा हुआ रहता है आरक्षक क्रमांक 121 या जो भी उनके नंबर होते हैं। फिर आपकी जो लॉग बुक है उसमें आपको एंट्री डालनी होगी माइलेज की, क्योंकि आपका पता लगा कि 20 या 30 किलोमीटर दूर आपका जो स्पॉट है, तो आप जब आप निकलेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो आपको वो भी डालना होगा। और आपकी टीम में जो लोग होंगे वो होंगे फोटोग्राफर, मोबाइल एफएसएल की टीम और फिंगरप्रिंट के आपके एक्सपर्ट होंगे। अब आते हैं हम क्राइम सीन के। क्राइम सीन क्या है? क्राइम सीन वो लिंक है जो हमें क्राइम, विक्टिम और क्रिमिनल के बीच में एसोसिएट करता है। और सारा ये जो लिंक होता है इसी पे डिपेंड करता है किसी ट्रायल में कन्विक्शन या एक्विटल। अगर इस लिंक को डीलिंक कर दिया डिफेंस काउंसिल ने, तो आपका सारा जो प्रोसिक्यूशन है वो खत्म। अब हम थोड़ा सा ये समझ लें कि कोर्ट जो होता है वो एक निष्पक्ष एक प्लेटफॉर्म होता है। एक होता है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन जो स्टेट जिस एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन कराता है वो प्रोसिक्यूशन को अपना पूरा चार्जशीट वगैरह देता है। अब ये कोर्ट के सामने रखा जाता है। कोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेटर नहीं है। कोर्ट को ये देखना है कि डिफेंस में क्या चीज आ रही है और प्रोसिक्यूशन की स्टोरी क्या आ रही है, उसको सिर्फ एविडेंस लेना है रिकॉर्ड पे। तो एक अच्छा ट्रायल वो होता है जिसमें ये जो तीनों चीज के बीच का लिंक है ये प्रॉपर हो। कई बार हम कोर्ट में एविडेंस में देखते हैं कि जो विटनेस रहते हैं उनसे पूछा जाता है कि भाई ये कब देखा आपने, ये तो बोलेंगे वो पूर्णिमा की रात थी। दूसरे को लगेगा ये तो गलत हो गया, कुछ बाहर जो खिड़की में कान दे के सुन रहा है, तो बोलेगा नहीं साहब पूर्णिमा की रात नहीं थी। तो दोनों विटनेस आपके खत्म। तो इस तरह के आपके जो विटनेस भी होते हैं या आपके जिनसे आपने स्टेटमेंट लिया है, तो वो कितने रिलायबल है ये देखा भी जाना जरूरी है। पर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको मिलती है क्राइम सीन से या प्लेस ऑफ ऑकरेंस से। प्लेस ऑफ ऑकरेंस की हम बात करते हैं तो दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी क्राइम सीन, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी जहां पर ओरिजिनल मेजर क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है। मान लीजिए एक घर के अंदर या घर के बाहर एक मर्डर हुआ और उसको ले जाके डिस्पोज ऑफ कर दिया गया जंगल में, तो वो सेकेंडरी क्राइम सीन हो जाएगा जहां पे सब्सिक्वेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज होंगी। फिर इसके बाद में हम क्राइम सीन को फिर 3 पार्ट में बांट देते हैं। एक होता है इंडोर जो विद इन प्रेमाइसेस होता है, घर के अंदर होता है। नेक्स्ट होता है आउटडोर जो कि आपका ओपन स्पेस में होता है, पार्क में हो सकता है, रोड में हो सकता है। थर्ड होता है मोबाइल क्राइम सीन। आप नीचे फोटोग्राफ देख सकते हैं। पहला है इंडोर जो कमरे के अंदर का है। नंबर 2 जो है बॉटम में आप देखेंगे जो कि रोड एक्सीडेंट का है। और थर्ड जो है
वो है मोबाइल। ये मोबाइल जो बस है, ये वही बस है जो कि निर्भया केस में इन्वॉल्व हुई थी। तो मोबाइल यूनिट जो मोबाइल जो सीन ऑफ क्राइम होता है, वो मैक्सिमम आपको उसमें जितने एविडेंस है वो उसी के अंदर मिलते हैं। अब अगर हम जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक चार्ट, एक प्राइमरी एक वो होना चाहिए, एक थीम, मतलब हमारा एक शेड्यूल होना चाहिए कि हम क्या क्या करेंगे। तो पहला जो आता है हमारा, वो क्राइम सीन एविडेंस के लिए आता है। क्राइम सीन पर हमको एविडेंस मिलते हैं, फिजिकल एविडेंस मिलते हैं। इसके अलावा हमें गवाह मिलते हैं या विटनेस मिलते हैं जो बताते हैं कि हाँ मैंने देखा, वो आ रहा था, जा रहा था, या गोली मार के भाग गया। उसी जगह पे हमको सस्पेक्ट की एक वो तैयार हो जाती है कि ये कौन हो सकता है सस्पेक्ट। इसके अलावा एक बेसिक क्राइम थ्योरी हमारे सामने डेवलप हो जाती है। पर हमारे इन्वेस्टिगेशन में एक प्रॉब्लम ये होती है कि मान लीजिए किसी ने देखा कि एक फांसी लगा के किसी की डेथ हुई है, तो पुलिस क्या है कि शुरू से एक वो बना लेती है अपना कि नहीं ये सुसाइड है या नहीं सुसाइड है। सुसाइड एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें ऑफेंडर भी वही है और विक्टिम भी वही है, पर उसको प्रोवोकेशन किसने किया, क्यों, वो प्रेरण क्या था, वो जानने का इन्वेस्टिगेशन किया जाना भी जरूरी है। इसके अलावा जो डाउरी डेथ होती है उनको क्लियर किया जाना भी यहाँ पर जरूरी होता है। इसका नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो है पोस्ट सीन। पोस्ट सीन में ये है कि जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्या है, टाइम ऑफ डेथ क्या है, क्रिमिनल एजेंसी कौन सी इन्वॉल्व हो रही है, और क्राइम थ्योरी फिर क्या बनी। मान लीजिए पहले इसमें हमको कोई ऐसा एविडेंस आया कि हमें लगा है कि इसको मात्र गोली मारकर इसकी डेथ हुई है, पर जब कॉज ऑफ डेथ और टाइम ऑफ डेथ निकल रहा है तो उस वक्त हमें ये नजर आता है कि इससे साथ में कुछ पॉइजनिंग भी है, या इसके विसरा में कोई किसी तरह की कोई ऐसी चीज मिल रही है जिससे ये पता लगता है कि इसको ड्रग इंड्यूस किया गया है। तो हमारी जो क्राइम थ्योरी है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब हम आते हैं लीड डेवलपमेंट। लीड डेवलपमेंट, फर्स्ट थिंग विक्टिम। विक्टिम कौन है, तो उसको विक्टिमाइज होने के चांसेस क्यों है ये हमें जानना जरूरी है। उसका लास्ट आवर, उसका वो आखिरी समय में किसके साथ था, किसने उसको अंतिम समय में जीवित देखा। जैसे सुशांत सिंह के केस में हो रहा है, मुझे एग्जैक्ट तो चीजें मालूम नहीं है क्योंकि मैंने कोई रिपोर्ट्स नहीं देखी हैं, पर मुझे लगता है कि उसे लास्ट समय में किसी ये कहा गया कि वो जूस पिया, उसने जूस पिया था 10 बजे। तो वो क्या सही है नहीं, वो पीएम रिपोर्ट से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है मोटिव। अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसका एक मोटिव जरूर होता है, क्राइम क्यों किया गया। तो मोटिव के लिए प्रिपरेशन भी होती है, इंटेंशन भी होता है। वो मोटिव किस व्यक्ति के पास हो सकता है ये हमें लीड डेवलपमेंट से पता लगता है। अब अपॉर्चुनिटी किसके पास थी ऑफेंस करने की, ये बात होती है कि आपके आसपास कोई है, आपको कोई देखता है, आपके आने जाने के रूट को कोई फॉलो करता है, तो ये अपॉर्चुनिटी किसकी है। अपॉर्चुनिटी की जब हम बात करते हैं तो विक्टिमाइज होने की भी और ऑफेंस करने की भी, ये दोनों चीजें हमें देखना जरूरी होती है। ये सब जब 3 स्टेज हम क्रॉस करते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आइडेंटिफिकेशन एंड अरेस्ट। जो हमारा कल्प्रिट है उसके आइडेंटिफिकेशन और उसके अरेस्ट के बाद यहाँ पर हमें देखना जरूरी होगा कि कोई नेगेटिव एविडेंस तो नहीं आ रहा है हमारी थ्योरी में। नेगेटिव एविडेंस अगर कोई आ रहा है तो हम केस प्रिपरेशन के समय क्या करेंगे, उसको री इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद हम प्रोसिक्यूशन तक अपनी फाइनल क्राइम थ्योरी को लेकर जाएंगे। नेक्स्ट है, ये तो मेरा एक स्टेज मैंने बताया। अब जब जैसे ही मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे कोई ऑफेंस हुआ है, इंफॉर्मेशन मिली, मैं घटना स्थल पर पहुंचूंगी। घटना स्थल पर पहुंचने के लिए मुझे जितने मेजरमेंट है मेरी डेली डायरी में एंट्री करनी है, मेरी टीम है, कौन है, कितने बजे मैं रवाना हुई, ये सब मैं डिटेल्स डालूंगी और ये मुझसे कोर्ट में पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है। नेक्स्ट होता है, जैसे आप घटना स्थल में पहुंचते हैं सबसे पहली चीज आती है प्रोटेक्शन ऑफ सीन। जो हमारे यहाँ इंडियन सर्कमस्टांसेस में जो हमारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस खत्म होते हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा क्राइम सीन कभी प्रोटेक्टेड नहीं रहता है। हमारे यहाँ क्राइम सीन का प्रोटेक्शन मतलब ये होता है कि हम कभी बार या रस्सी या कोई किसी तरह का कोई ऐसा यूज मैंने नहीं देखा। जो बाहर एक्सीडेंट्स भी होते हैं वहां पे क्या किया जाता है, पत्थर लगा दिए जाते हैं, उस पत्थर के ऊपर भी गाड़ियां चली जाती हैं, आपको पता नहीं चलता। तो प्रोटेक्शन ऑफ सीन इसलिए जरूरी है कि अंदर के एविडेंस टेम्पर ना हो, और इसमें जिनके घर में कोई ऑफेंस हुआ उनको भी जरूरी है कि वो छेड़छाड़ ना करें।
नेक्स्ट आता है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी एक तरह का प्रोटेक्शन है। फोटोग्राफी की जाती है लॉन्ग रेंज से, मिड रेंज से और क्लोज रेंज से। एक ओवरऑल व्यू लिया जाता है कि क्राइम सीन क्या था, फिर अगर कोई बॉडी पड़ी है तो उसका क्लोजअप लिया जाता है, और एक मिड रेंज अगर कोई एविडेंस साथ में दिखाई दे रहा है उससे हम फोटोग्राफ्स लेते हैं। इन फोटोग्राफ्स का यूज ये होता है कि एग्जैक्टली क्राइम सीन कैसा है इसको कभी रिकंस्ट्रक्ट करना हो हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो हम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज इसमें होती है मेजरमेंट एंड स्केचिंग। सीन ऑफ क्राइम की मैं आगे स्केचिंग आपको बताती हूँ। नेक्स्ट है सर्चिंग फॉर एविडेंस। हमें वो एविडेंस पहले सर्च करने होते हैं जो इजीली टेम्पर हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लाइक जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट है आपका, ओडोर है किसी तरीके की, या फिर कोई गैसोलीन की, जैसे मान लीजिए कहीं ब्लास्ट हुआ है, कोई बम ब्लास्ट हुआ है, तो बम ब्लास्ट के जो सीन पे पहुंच के हम सबसे पहले कलेक्ट करते हैं वो है वहां की एयर को हम पॉलीबैग्स में टाइट करते हैं ताकि जो इन्फ्लेमेबल या जो उसमें एक्सप्लोजिव यूज हुआ है उसका हम एग्जामिनेशन कर सकें। तो सर्चिंग फॉर एविडेंस में आपको अर्ली डिस्ट्रॉइंग जितने एविडेंस है उनको सबसे पहले कलेक्ट करना है और सर्च भी करना है। उसके बाद सर्च करने के बाद में हम वहां पे मार्किंग टैग लगा देते हैं, और मार्किंग टैग लगा के हम फिर से फोटोग्राफ भी करते हैं। इसका नेक्स्ट आता है इसमें कलेक्शन ऑफ एविडेंस कि हम कलेक्शन कैसे करेंगे। कलेक्शन प्रोसीजर हमारे बहुत अलग अलग होते हैं। हमें ये ध्यान देना होता है कि कलेक्शन करते वक्त उस एविडेंस में जो आया है, जैसे मान लीजिए किसी कप में कोई फिंगरप्रिंट आए तो कप को हमें इस तरीके से रखना होता है कि उसका फिंगरप्रिंट वो जो जिस बॉक्स में रखा जा रहा है उसके कांटेक्ट में ना आए। अब यहाँ पे हमारे साथ ट्रबल क्या होता है कि एक सिटी अर्बन एरिया से मान लीजिए 40-50 किलोमीटर दूर कोई इंसिडेंस हुआ है, तो जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, वो स्पॉट पर पहुंच नहीं पाते हैं, तो जो एविडेंस जो है वो हमारे नष्ट होने के उनकी आशंका रहती है। तो अब हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि हाउ टू कलेक्ट दैट फिंगरप्रिंट, आप उसको बॉक्स में कैसे डालें, कैसे आप कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है डस्टिंग फॉर फिंगरप्रिंट। अगर मान लीजिए कोई इंडोर सीन है और किसी घर के अंदर कोई ऑफेंस हुआ है तो आपको फिंगरप्रिंट भी कलेक्ट किया जाना बहुत जरूरी है, उसको हमको डस्टिंग बोलते हैं। फिंगरप्रिंट के लिए आपको बताना चाहती हूँ, फिंगरप्रिंट एक ऐसा एविडेंस है जो कि कंक्लूसिव ओपिनियन है और वर्ल्ड में किसी भी दो लोगों के फिंगरप्रिंट आपस में नहीं मिलते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए, स्पेशली जो घर में जो रॉबरी, डेकॉइटी या थेफ्ट केस होता है उसमें फिंगरप्रिंट के हमारे चांसेस बहुत होते हैं जिसको हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है पैकिंग एविडेंस का किस तरीके से किया जाए, जो आपको फिजिकल एविडेंस, ये भी एक प्रोसेस होता है। फिर है रिव्यू इंफॉर्मेशन कि आपने घटनास्थल में पूरी क्या चीजें देखी। नेक्स्ट डिस्पैचिंग है, डिस्पैच करना। इंटरोगेशन यानी पूछताछ, जो विटनेसेस हैं उनसे पूछताछ। विटनेस आपके हो सकते हैं लास्ट सीन जिसने देखा होगा, रूटीन के जो पासर्स होंगे, जो एक्सीडेंटल की अचानक जिन्होंने इस इंसिडेंट्स को देखा है। अब हम आते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ क्राइम सीन। तो प्रिजर्वेशन ऑफ क्राइम सीन में कि करने के पहले आपको ये देखना है कि अगर कोई विक्टिम इंजर्ड है तो उसको आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो कर दें, भेज दें हॉस्पिटल में। प्रिजर्वेशन ऑफ सीन ऑफ क्राइम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको फोटोग्राफी। अगर मान लीजिए आपके पास में एक्सपर्ट फोटोग्राफर अवेलेबल नहीं है, नो इश्यूज, आपका मोबाइल जो है आज की डेट में सबसे अच्छा फोटोग्राफी का एक माध्यम हो सकता है। बस आपको ये करना है कि आप हर व्यू से फोटोग्राफ करें और उसकी सीडी बनाकर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप पुलिस को आप भी दे सकते हो। हमने ये देखा है कि सीन ऑफ क्राइम में वीडियो बना के सबसे पहले लोग सोशल मीडिया में डालते हैं, जबकि वो नहीं होना चाहिए, वो पार्ट ऑफ एविडेंस है। जब उसका ट्रायल चलेगा तो उसका इंपॉर्टेंस क्या होगा ये आप समझ सकते हैं, इसलिए ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। अब आती है मेजरिंग जो की जाती है सीन ऑफ क्राइम की, वो एग्जैक्ट क्या कि कौन सा, जैसे बॉडी से कोई वीपन पड़ा है, फायर आर्म पड़ा है, वो कितनी दूरी पे थी, ये सब मेजर किए जाते हैं। कि एक रूम है उसके 4 कोने हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो
उनसे बॉडी की पोजीशन क्या थी, इन सब को मेजरमेंट करके स्केचिंग की जाती है। एक वो होता है जो पुलिस ऑफिसर बनाता है, नजरिया नक्शा बोलते हैं, फर्स्ट जो बनाता है, और दूसरा होता है जो एक्चुअल स्केचिंग करता है, वो पटवारी करता है। नेक्स्ट इस स्टेज आती है बॉडी इंक्वेस्ट। बॉडी इंक्वेस्ट क्या है, जो पुलिस ऑफिसर पहुंच रहा है घटनास्थल पे, सबसे पहले उसने बॉडी को किस अवस्था में देखा, और मैं मानती हूँ ये सबसे अच्छा वो होता है, कहना चाहिए कि उस बॉडी के साथ में उस ऑफेंस को वे कितना टाइम हो चुका है, क्योंकि कई बार होता है कि जो पोस्टमार्टम चेंजेस होते हैं वो बहुत अर्ली होते हैं, कि मान लीजिए स्टेनिंग आपको अर्ली स्टेज की मिल रही है, राइगर मार्टिस जो अकड़न है वो अर्ली स्टेज की मिल रही है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये 6 आवर्स, विद इन 6 आवर्स का इंसिडेंस है। तो इसके अलावा और भी ऐसे चीज रहते हैं जो कि पोस्टमार्टम स्टेज पहुंचते तक ऑल्टर हो जाते हैं, ऑल्टरकेशन हो जाते हैं। तो हमें जो बॉडी इंक्वेस्ट होता है पुलिस ऑफिसर द्वारा जो किया जाता है, वो बहुत अच्छा एक एविडेंस हो सकता है। अब हम बात करते हैं अर्ली डिस्ट्रॉइंग एविडेंस, जो मैं पहले बात कर रही थी। कुछ ऐसे होते हैं टेम्परेरी, जो इजिली जो चेंज हो जाते हैं, जिन इसकी श्रेणी में आता है आपका परफ्यूम, गैसोलीन हो सकता है, यूरिन हो सकता है, एक्सप्लोजिव हो सकता है, सिगरेट, बीड़ी, किसी भी तरह का स्मोक। अगर ये आपको किसी इसमें प्राप्त होता है तो वो आपको कलेक्ट करना जरूरी है। इसके अलावा एक और जरूरी बात होती है कि अगर किसी घर के बाहर कोई एक आपको व्हीकल मिला है जिसका जो कार का हुड है वो गर्म है, तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि घटना स्थल पर जो व्हीकल पहुंचा है वो गर्म है, मतलब थोड़ी देर पहले ही पहुंचा हुआ है। इसके अलावा घटना स्थल पर आपको चाय, कॉफी, अगर ऐसा कोई कप दिखाई देता है तो उसका टेम्परेचर क्या है, वो ठंडा है या ल्यूकवार्म है या गर्म है, ये भी देखा जा सकता है। अगर बाथ टब है, बाथ टब में पानी भरा है या नहीं भरा है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है आपका। इसके अलावा कैडेवर, जो बॉडी है उसमें कोई इस तरह का बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ये सब चीजें हमें देखना जरूरी होता है। अर्ली डिस्ट्रॉइंग एविडेंस में हमारे इंपॉर्टेंट जो एविडेंस होते हैं वो है इम्प्रिंट, फुटप्रिंट, टीथ मार्क या फिंगरप्रिंट। इन्हें हमें कलेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये विद पासेस ऑफ टाइम ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इनके हम इनको कास्टिंग कर लेते हैं, फिंगरप्रिंट को डस्ट कर लेते हैं, कुछ ऐसे पाउडर यूज करते हैं जो लेटेंट होते हैं। फिंगरप्रिंट 3 तरीके के होते हैं। एक होता है लेटेंट, जो हमें दिखाई नहीं देता है, और ये उत्पन्न होता है जो हमारे परस्पायरेशन होता है, हमारा जो पसीना होता है, इसमें कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं कि जब हम किसी सरफेस को छूते हैं तो हमारे प्रिंट वहां छूट जाते हैं और वहां की डस्ट हमारे पास आ जाती है। तो उस प्रिंट को डेवलप किया जाता है, ये लेटेंट हुआ। दूसरा होता है ब्लड स्टैंड, कि आपकी लड़ाई हुई है, 2 लोगों की स्ट्रगल है और ब्लीडिंग, आपके ब्लड स्टैंड जो प्रिंट है स्पॉट पे छूट जाए। और तीसरा होता है प्लास्टिक, कि किसी नरम सरफेस पर आपका हाथ का प्रिंट रह गया। तो ये फिंगरप्रिंट को आपको बहुत जल्दी कलेक्ट करना जरूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फिजिकल एविडेंस के प्रकार क्या होते हैं भौतिक साक्ष्यों के। तो इनमें कई तरह के एविडेंस होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल एंड मिसलेनियस। अब हम बायोलॉजिकल एविडेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है ब्लड। और ब्लड हमारे लिए इतना अच्छा जरिया होता है जो केवल आइडेंटिफिकेशन ऑफ कल्प्रिट को ही नहीं दर्शाता, बल्कि अगर मान लीजिए कि किसी को स्टैब किया गया है तो उसका जो ब्लीडिंग पैटर्न है वो कैसा था, उससे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। आप लोगों को याद होगा आरुषि के केस में खेमराज जो था उसकी बॉडी को ऊपर ले जाया गया था, छत पर डिस्पोज ऑफ किया गया था, तो उसका जो ब्लड स्टेन था वो नीचे से ऊपर था या ऊपर से नीचे था, इस जो पैटर्न था उसके पर बहुत अच्छा फाइंडिंग आया था। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका किसी के चेस्ट में स्टैबिंग है, तो जो हार्ट में अगर पंक्चर होता है तो आपको एक फव्वारे जैसा दिखाई देता है। कैरोटिड आर्टरी में अगर कोई इन्फ्लिक्ट होता है तब भी इस तरह का जो एक शावर जैसा वो आता है, पैटर्न आता है। अब आता है सीमेन, ये अधिकतर जो रहता है सेक्सुअल ऑफेंस में मिलता है। सलाइवा भी सेक्सुअल ऑफेंस में अधिकतर मिलता है। स्वेट है। हेयर की हम बात करते हैं तो अगर डिजीज के हाथ में आपको हेयर कोई मिलता है तो वो साइन ऑफ स्ट्रगल है और वो कोरिलेट कर सकता है एक्यूज से। इसके अलावा बोन, टिश्यूज, यूरिन, फैकस। फिर लास्ट एक इसमें मैं स्पेशल जो आपको बताना चाहूंगी, एनिमल मटेरियल। ये वाइल्ड लाइफ जो ऑफेंस होते हैं उनमें हम इनको देखते हैं।
नेक्स्ट है इंसेक्ट। इंसेक्ट जो है आज की डेट में बहुत अच्छे वो होते हैं, एक एविडेंस होते हैं। आप लोगों ने फोरेंसिक एंटोमोलॉजी पढ़ा होगा या जानते होंगे उसके बारे में कि जो डेड बॉडीज पर जो इंसेक्ट ग्रो होते हैं उससे हम साइकिल निकालते हैं कि वो कितने साइकिल को क्रॉस कर चुके हैं, मतलब डेड बॉडी कितनी पुरानी है ये हम निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर डेड बॉडी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की गई है तो उन इंसेक्ट की लाइफ हिस्ट्री और उनके क्वालिटी से हम जान सकते हैं कि कहाँ से बॉडी कहाँ आई हुई है। नेक्स्ट हम जब आते हैं फिजिकल एंड केमिकल एविडेंस की, तो फाइबर अधिकतर ये होता है कि साइन ऑफ स्ट्रगल में एक्यूज का कोई पार्ट जो है जो डिजीज है उसके हाथों में रह जाता, तो ये फाइबर को कंटूर मैचिंग की जाती है। ग्लास जो होता है वो एविडेंस हमें मिलता है एक्सीडेंट के केस में कि दो व्हीकल आपस में टकराई हैं, तो जो उसका विंडो पेन रहता है जो फ्रंट का, उसमें जो पैटर्न आता है उससे हम ये जानते हैं कि किसकी स्पीड कितनी थी। सामने वाले ने उसको जिस स्पीड से मारा है उसके विंडो पेन में उस तरह के फ्रैक्चर आएंगे, और जो सेकंड व्हीकल है उसने कैसे मारा है उसके इम्प्रिंट जो है या उसका पैटर्न होगा फ्रैक्चर का, वो ग्लास से निकाला जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी विंडो पेन ग्लास के बाहर से गोली मारी गई है तो जो ग्लास में फ्रैक्चर होगा उससे हम ये जान सकते हैं कि चलने वाली राइफल रिवॉल्वर उसकी वेलोसिटी क्या थी, उसकी लाइन ऑफ फायरिंग क्या थी, डिस्टेंस ऑफ फायरिंग क्या थी, ये हमें ग्लास फ्रैक्चर से निकल सकता है। सॉइल की बात करते हैं तो जब डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो जो सॉइल का वेरिएशन होता है उससे हम ये जान सकते हैं कि ये ओरिजिनली कहाँ की थी। गन पाउडर रेसिड्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं खुद को गोली मारकर, वाकई में उन्होंने फायर किया या नहीं किया, उनकी हथेलियों में जो गन पाउडर रेसिड्यू रहता है उसके एग्जामिनेशन से हम ये सर्टेन करते हैं कि इसी ने फायर किया है या नहीं। मेटल जो होता है ये अधिकतर थेफ्ट के केस मिलता है जिसमें हम जो कटिंग की जाती है लैचेस वगैरह की उसमें। नेक्स्ट हमारा आता है नारकोटिक्स और ड्रग्स जो है ये एनडीपीएस के या जो नशीली दवाओं का जो ट्रेड होता है उसमें इस तरह के एविडेंस मिलते हैं, या फिर इनका अगर कोई उपयोग कर रहा है तब भी हम इसके बारे में हमें एविडेंस ये मिलते हैं। नेक्स्ट है पेपर इंक हमेशा जो है ये हैंडराइटिंग और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एविडेंस है, पर कई बार ये हमें मर्डर के केस में भी मिलता है। छिंदवाड़ा का एक केस था जहाँ पे एक अच्छे खासे डॉक्टर थे जिनका मर्डर हुआ। जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखा गया कि उनका जो प्रिस्क्रिप्शन पैड रहता है उसका पन्ना ऊपर का फटा हुआ था, तो जो पहला पन्ना फट गया, उन्होंने कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखा, उसका जो नेक्स्ट जो पेज था उसमें इंडेंट इम्प्रेशन थे जिसमें बहुत सारी हिस्ट्री लिखी हुई थी, उसको इंडेंट इम्प्रेशंस को डेवलप करके उस कल्प्रिट तक पहुंचा गया जिसने वाकई में उनका मर्डर किया था। अब आते हैं कॉस्मेटिक भी वन ऑफ द आपका एविडेंस हो सकता है अगर घर के अंदर कोई ऑफेंस इन्वॉल्व हो रहा है तो। पेंट जो है वो अधिकतर हमको एक्सीडेंट के केस में मिलता है कि एक व्हीकल किसी को ठोकर मारकर चली गई है तो उसका जो पेंट चिपक जाता है व्हीकल के दूसरे व्हीकल में, उसको एनालिसिस करके ये किस व्हीकल का हो सकता है ये निकाला जा सकता है। प्लास्टिक फर्टिलाइजर ये भी कई बार हमें एविडेंस के रूप में प्राप्त होते हैं। अब हम आते हैं क्राइम सीन स्केच इस तरीके का होता है, देखिए, जिसमें हमें एग्जैक्ट पोजीशन आप देखेंगे एक बी करके लोकेशन है जो एक बॉडी है, उस बॉडी की डिस्टेंस आप देखेंगे कॉर्नर से कैसे ली जा रही है, वो एरो बना हुआ है। तो आपका सीन ऑफ जो स्केच होता है इसमें हर चीज क्लियरली आनी चाहिए कि बॉडी कहाँ थी, नाइफ कहाँ पड़ा था, चेयर कहाँ थी या सोफा कहाँ था। ये सारी सिचुएशन जब आप स्केच करते हैं तो जब कोर्ट में ट्रायल चलता है तो आपको एकदम क्लियर हो जाता है कि किससे कितनी दूरी थी, कहाँ कौन सी चीजें पड़ी हुई थी। पोस्ट सीन की जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है वो होता है पोस्टमार्टम में ना केवल आपको टाइम ऑफ डेथ, मोड ऑफ डेथ की जानकारी होती है, बल्कि कई बार आपका सीन जो है, जो आपकी क्राइम थ्योरी है, वो ऑल टुगेदर चेंज भी हो जाती है। इस एक केस में मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि मैंने एक ऐसा केस किया था जिसमें दो महिलाएं तालाब के पास लड़ रही थी। एक ग्रामीण परिवेश का वो है जिसमें दोनों देवरानी जेठानियां थी और लड़ रही थी। उनकी लड़ाई देखकर उनमें से एक का हस्बैंड पास में आया और उसने दोनों को अलग करना चाहा। उस दोनों को अलग करने के प्रोसेस में क्या हुआ कि एक महिला तालाब में गिर गई और कोलैप्स कर गई।
तो जो दूसरे लोग देख रहे थे उन लोगों ने बहुत शोर और मचाया, ये दोनों हस्बैंड वाइफ पुलिस के पास चले गए कि हमसे ऐसा ऐसा हो गया है। डेड बॉडी पीएम के लिए भेजी गई। जब ड्राउनिंग होती है तो एक डायटम टेस्ट किया जाता है कि अगर आप व्यक्ति जीवित अवस्था में अगर डूबता है तो जो डायटम होते हैं तालाब के, वो आपके अंदर गए हैं कि नहीं। और अगर आपको डायटम नहीं मिलता है आपके लॉन्ग बोन में, तो ये माना जाता है कि आपकी मतलब डेथ के बाद में ड्राउनिंग हुई है। अब इस केस में क्या हुआ कि डायटम टेस्ट नेगेटिव आया, तो दोनों को एक्यूज बना दिया गया, हस्बैंड वाइफ को। ये केस मैंने डिफेंस में लिया था। जब मैंने देखा, मैं उसकी पोस्टमार्टम फाइंडिंग देख रही थी, तो मुझे हार्ट की फाइंडिंग बहुत ही अनयूजुअल दिखाई दी कि जो दोनों चैम्बर थे वो एम्प्टी थे और उस लेडी के चेहरे में कहीं कोई चोट नहीं थी, कुछ नहीं थी, मतलब साइन ऑफ स्ट्रगल था ही नहीं। अगर मैं किसी को जबरदस्ती डुबाना यानी मार कर अगर डुबाऊंगी तो पहले मुझे उसको डेथ कारित करनी पड़ेगी ना, या तो मैं गला दबाऊंगी या उसको सिर में कुछ मारूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी। ऐसा कोई चीज नजर नहीं आई। तब हमने डॉक्टर से मतलब उससे कुछ रिक्वेरी करके हमने ये जानकारी ली कि कई बार होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर एंगल पर जब पानी में डूबते हैं तो कंप्लीट मतलब एक कार्डियक अरेस्ट होता है, सीवियर कार्डियक अरेस्ट, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डेथ हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसके अंदर आपको डायटम नहीं मिलेगा। ठीक यही केस आप लोगों को याद होगा, फेमस वो थी आपकी कलाकार श्रीदेवी के साथ भी जो चीजें हुई थी, इसलिए एक सस्पिशन हुआ था कि उसको डुबा के मारा गया है बाथटब में। तो ये जो कॉज ऑफ डेथ वाली जो चीजें होती है, तो इसमें आपको री इंक्वायरी आपको डॉक्टर से करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रूटीन में वो लोग कर देते हैं और उसका बहुत सिग्निफिकेंस नहीं निकालते हैं कि दोनों चैम्बर एम्प्टी थे तो ओके हो गया। आपको अगर मान लीजिए ऐसा लगता है कि किसी ने बताया कि ये अल्कोहल लिया हुआ था, तो आपको डॉक्टर से स्पेशली पूछना होगा कि स्टमक ओपन करते साथ अल्कोहल की स्मेल आई या नहीं आई, आपने ब्लड अल्कोहल परसेंटेज निकालने के लिए कोई कलेक्शन किया है या नहीं। ये आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को डॉक्टर से क्वेरी किया जाना जरूरी है। ये कुछ केसेस हैं हमारे इंडिया के अंदर के जो बहुत फेमस केस हैं और सारे के सारे फिजिकल एविडेंसेस पर बेस्ड थे, जिसमें निठारी केस है, शिवानी भटनागर है, नैना साहनी केस है, तंदूरी कांड वाला। लास्ट में जब हम इसमें आते हैं तो हमें कुछ चीजें, जब हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया, पीएम फाइंडिंग आ गई, सब कुछ हो गया, इट्स ओके। अब हम आते हैं विक्टिम प्रोफाइल पे। विक्टिम प्रोफाइल पे ये कि आखिर वो व्यक्ति विक्टिमाइज क्यों हो रहा है, या लास्ट सीन टुगेदर उसके किसके साथ, उसको अंतिम बार जीवित किसने देखा और पहली बार मृत किसने देखा। ये हमारे लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। इसी के बाद हमारा निकलता है मोटिव में कई बार क्या होता है कि जो डिफेंस काउंसिल होते हैं वो प्ली ऑफ एलिबी लगाते हैं, अन्यत्र की स्थिति कि जो एक्यूज था वो उस वक्त कहीं और था। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास आजकल सबसे अच्छा हो गया है कि आपके मोबाइल का टावर लोकेशन क्या है, उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज। आजकल हर शॉप्स में, हर चौराहे पे आपको सीसीटीवी फुटेज, बैंक्स में लगे होते हैं। तो आप जो इन रूट के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको आप चेक कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर व्हीकल उस एरिया से निकली है नहीं निकली। अभी इन दिनों हम जो सबसे ज्यादा हमारे पास केसेस आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज है उस व्हीकल से, उसके व्हीकल की फुटेज निकालना और उसको सर्टिफाई करना कि वो उस एरिया से निकला है या नहीं है। अब इसके अलावा अपॉर्चुनिटी की बात हम करते हैं तो अपॉर्चुनिटी की बात वाले में वही बात होती है, ये प्रियदर्शनी मट्टू वाला केस है जो बहुत फेमस केस था कि किसके पास अपॉर्चुनिटी है उस ऑफेंस को करने की। लास्ट होता है इंटरोगेशन, जिसमें पूछताछ। तो पूछताछ के भी कई तरीके होते हैं, मैं 3rd डिग्री की बात नहीं करूंगी। आजकल काफी साइंटिफिक और सिस्टमेटिक पूछताछ होने लग गई हैं और की भी जाना चाहिए। और आजकल आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि जो सस्पेक्टेड है वो बाद में एलिज ना करे कि मुझे ये किया गया वो किया गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा हम पैरेलल इन्वेस्टिगेशन की भी बात करते हैं, जिसमें हम मोबाइल, व्हाट्सएप चैट या फेसबुक। एक बहुत अच्छा केस हुआ था हमारे रायपुर शहर में, एक छोटी बच्ची अपने मदर फादर के साथ एक बंद कमरे में सो रही थी रात को, और सेकंड डे वो दिखाई नहीं दी। मदर ने शोर मचाया, सब लोगों ने ढूंढा तो उसकी डेड बॉडी घर के ऊपर एक पानी की टंकी में पाई गई। और उस दिन रायपुर शहर का टेम्परेचर था 8 डिग्री।
अब ये बताइए, वो जो दरवाजा था वो अंदर से बंद था, दरवाजे की जो कुंडी थी वो इतनी टाइट थी कि उसको बच्ची वो खोल नहीं सकती थी। तो हमारे पास दो ही बातें थी कि या तो मदर या तो फादर, दोनों में से किसी एक ने किया। पहला शक हमारा फादर के ऊपर गया कि ये फादर की चीजें हो सकती हैं, क्योंकि फादर बच्ची के साथ बैठ के कुछ मूवीज वूवीज देख रहा था मोबाइल पे। पर आश्चर्यजनक रूप से मदर का जब चैट रिकॉर्ड देखा गया तो मदर जो बोल रही थी कि मैं 10:30 बजे सो गई थी, वो 12:30 बजे तक लाइव थी। और उसने 12:30 बजे जिसको मैसेज किया था वो ये किया था कि मेरा काम हो गया। तो मदर जो थी उसमें कल्प्रिट थी। तो इसीलिए हम ये जो व्हाट्सएप चैटिंग है या आपके एसएमएस है या फेसबुक में आप लास्ट कब दिखाई दिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार हम किसी को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम फेसबुक से ही बहुत सारी चीजें ढूंढते हैं कि वो कहाँ कहाँ था। इसके अलावा हम मोबाइल टावर लोकेशन की भी बात करते हैं। अब नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन एंड अरेस्ट। आइडेंटिफिकेशन परेड जो होती है, आप लोग काफी कुछ देखते ही हैं कि किस तरह से आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, पर ये मैक्सिमम इसका उपयोग जो होता है डेकोइटी में होता है। नेगेटिव एविडेंस की बात हमको करते हैं तो हमारे अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टोरी के अगेंस्ट क्या चीज जारी है उसको असेस कर लेना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अरेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन जो एक्यूज है उसका किया जाना जरूरी है। अब इसी में एक बात थोड़ी सी हम बात करते हैं रिकॉर्ड्स की जब हम बात करते हैं कस्टोडियल डेथ जो होती है पुलिस कस्टडी में, जेल कस्टडी में, तो रिकॉर्ड्स ये उसका क्या हिस्ट्री थी, क्या उसको किसी तरह की कोई डिजीज तो नहीं थी, उसको कोई कार्डियो कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, ये सब चीजें रिकॉर्ड पे आना जरूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सिर्फ स्ट्रेस के कारण डेथ होती है और उसको ये बताया जाता है कि पुलिस ने टॉर्चर किया था। केस प्रिपरेशन की हम बात करते हैं कि हमारी केस कैसा प्रिपेयर होना चाहिए। जब हम फाइनल थ्योरी हमारी बनाते हैं तो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसकी सेकेंडरी क्वेरीज डॉक्टर से कि अगर आपने मान लीजिए कोई वीपन सीज किया है, कहीं मर्डर वीपन आप बोल रहे हैं, तो डॉक्टर से आप बिल्कुल क्वेरी कीजिए कि इस वीपन से ये मर्डर हो सकता है या ये घटना हो सकती है या नहीं। इसके बाद हम चार्जशीट की बात करते हैं तो चार्जशीट जो है ये कंप्लीट, जितने आपके एविडेंस आए हैं ये सब कंप्लीट और स्टेटमेंट को लेके एक चार्जशीट बनती है। और ये चार्जशीट जो रहती है जो 10 till 10 years वाले जो सेंटेंस वाले जो केसेस रहते हैं उसमें 60 डेज में आपको फाइल करना जरूरी है, और अबाउट 10 years में आपको 90 डेज में ये चार्जशीट फाइल की जानी जरूरी है। अदरवाइज ये कोर्ट के लिए ठीक नहीं होती, मतलब कोर्ट प्रोसीजर में आप प्रोसिक्यूशन जो है वो कहीं कमजोर पड़ता है। अब इसके नेक्स्ट जो होता है प्रोसिक्यूशन एंड कोर्ट ट्रायल्स। अब मैं आपसे एक बात करती हूँ, बहुत शायद कम समय बचा है मेरे ख्याल से, मुझे कोई बताएगा कितना समय बचा है? अब हम बात करते हैं मैंने एक केस, मेरी लाइफ का फर्स्ट केस जो था वो था 92 में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, और वो डिसाइड हुआ 2017 में। ये एक आइडियल केस था, बहुत अच्छा केस था जिसमें सारे फिजिकल एविडेंसेस इन्वॉल्व हुए थे। इसमें बेसिक हिस्ट्री ये है कि एक सुनील पांडे एक बंदा था उसकी वाइफ थी कल्पना पांडे असिस्टेंट प्रोफेसर थी, सुनील पांडे इंश्योरेंस कंपनी का। लता मैम को अनम्यूट रखो, बीच में कुछ पूछते हैं तो कैसे बताएंगे? कितना टाइम है स्वर्णलता? हेलो, आपको सुनाई दे रहा है स्वर्णलता? टाइम कितना है? टाइम तो हो गया है, आप कंप्लीट कर लें। हाँ, मैं कंक्लूड कर दे रही हूँ। तो ये एक ऐसा केस था कि जिसमें एक एलिगेशन था कि वाइफ ने अपने जेठ के साथ अपने मिलकर हस्बैंड को मारा और उसको 165 गोदरेज के फ्रिज में रख दिया, और जब वो डिस्ट्रॉय होने लग गया तो उसको बॉडी को बाहर डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो ये कंप्लीट केस जो था प्राइमरी सीन से, सेकेंडरी सीन से और ऐसे एविडेंसेस था, और ये अल्टीमेटली टोटल जो डिसाइड हुआ वो 2017 में डिसाइड हुआ और इसमें एक्विटल किया गया। ये एक ऐसा केस था जिसमें फिजिकल एविडेंस की चेन ऑफ पोजीशन को कोर्ट ने खुद ने प्रूव होना नहीं माना। लास्ट ये है कि जो मेरा कार्य क्या है, मैं क्या करती हूँ कोर्ट में। तो मेरा काम है जो सीन की स्टोरी है
जो वहाँ के जो फोटोग्राफ्स हैं, पीएम रिपोर्ट है और जो एविडेंस है, इनके बीच की चैन को एस्टेब्लिश करके या तो मैं प्रोसिक्यूशन को असिस्ट करती हूँ या फिर मैं डिफेंस को अपनी एडवाइस देती हूँ। तो मेरा काम इन्हीं में से एक है कि मेडिकल एक्सपर्ट, बैलिस्टिक एक्सपर्ट, डॉक्यूमेंट, फिंगरप्रिंट एंड सुपर इम्पोजिशन, इनमें से किसी एक इसको लेकर मैं कार्य करती हूँ। मैं आज इतना ही शेयर करना चाहूंगी, टाइम हो गया है। आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। Anybody from the participants, and you will be unmuted. किसी को कोई सवाल पूछना है, क्वेश्चन करना है, तो प्लीज रेज योर हैंड so that we may unmute you and you can ask your question. In the meantime, thank you so much, ma'am. आप सचमुच महिला सशक्तिकरण का एक जीता जाता एग्जाम्पल है और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। आपने जो हम लोगों को बताया कि ये सच है कि हम लोग के आसपास बहुत सी घटनाएं घटती रहती हैं और हम सब कभी कभी उसमें बिना चाहे एसोसिएट हो जाते हैं। तो कौन सी सावधानियां हमें लेनी चाहिए आपने समझाया, और जो 5 W's आपने बताए, who, what, why, where and when, ये भी हम लोगों के लिए एक नई जानकारी है और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। निश्चित ही जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी लाभान्वित हुए होंगे। तो थैंक यू सो मच मैम for such a lucid deliberation and for the perfect guidance you have extended to all of us in the interest of this program. You have not only extended your professional knowledge and experience with us, but you have also given us the systematic and scientific approaches to so many problems. It was indeed a privilege to have you with us, ma'am. Thank you for such an interactive session and also sparing time for this program and being a part of this event. I would also like to thank all the guests and the participants. And as per the traditions of, since I'm seeing there are no questions, I feel, ma'am. So, Swarnlata ma'am, should I conclude? Yes, yes. Okay, thank you, ma'am. So, as per the traditions of Shakti, we conclude our program with the shlokas and the mantras. And for this, I would like to invite Dr. Shashi ma'am to please recite the mantras so that we may conclude our program. Over to you, Shashi ma'am. हाँ मैम, सुनाई दे रहा है? हाँ जी, सुनाई दे रहा है मैम। ओके मैम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। थैंक यू। थैंक यू मैम। Now we can leave. We can leave, ma'am. Ma'am. Okay, thank you so much to all of you for organizing such a wonderful program, and thank you all. Thank you to all participants for showing the interest.